दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हिंदी में बोलिए, पढ़िए और हिंदी को बढ़ाइए, इसीलिए इस दिवस की शुरुआत हुई थी। चलिए इसी के साथ हम अपनी हिंदी भाषा में ही आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या सिकंदर था भारत का पहला आक्रमणकारी? चलिए जानते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था। सिकंदर ने किया भी था, नहीं भी किया था, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। दो टॉपिक आपको सुनने को मिलेंगे कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण और पूर्व मौर्यकालीन विदेशी आक्रमण, दोनों का मतलब एक ही है। पूर्व मौर्य काल में ही जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, हमने जो पिछला वीडियो भी जो हमने देखा था उस वीडियो में, उसमें ये था कि पहले भारत का सम्राट कौन था, पहला भारत का राजा कौन था, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं कि जैसे राजा की शुरुआत होने लगी है, तो जब राजा महाराजा कोई भी बनता है तो ये होता है कि हमें अपने क्षेत्र का करना है प्रसार, हमें अपना क्षेत्र बढ़ाना है। उसी समय पर और भी जो राजा थे जो भारत के बाहर थे, उन लोगों ने भी ये सोचा कि चलिए हम भी अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, तो उन्होंने भारत पर भी आक्रमण किए। चलिए देखते हैं कि पहला आक्रमणकारी कौन था। सबसे पहले आते हैं भैया फारस, मतलब वर्तमान का ईरान। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा महाराजा हुए हैं ना, उनका भारत की तरफ लगाव हमेशा रहा है। यहाँ के जो राजा महाराजा हमेशा इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत के जो राजा महाराजा थे उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया, ये हमेशा बना रहता था। क्यों? क्योंकि ईरान पाकिस्तान से बॉर्डर लगी हुई है और आप सभी लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है। तो जब भी बॉर्डर आपस में मिलती है तो युद्ध होते हैं, ये बात तो है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हक्कामनी वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है, फारस के, ईरान के हक्कामनी वंश के राजाओं ने किया था भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, भारतीय उपमहाद्वीप पर। यह आपको याद रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, हक्कामनी वंश के संस्थापक साइरस, हक्कामनी वंश का जो संस्थापक कौन था? साइरस था। भारत में आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था। साइरस जो था उसने भारत पर आक्रमण तो वो किया था, लेकिन हार के वापस लौट गए थे वो। तो पहला आक्रमण और असफल आक्रमण हक्कामनी वंश के जो संस्थापक थे साइरस थे, उन्होंने किया था और उनका प्रयास फेल हो गया था, जो मतलब वो हार गए थे। ठीक है, इसके बाद इनका आता है सुपुत्र कि हमारे जो पूर्वज हार गए हैं तो हम भी वहीं जाएंगे, हम भी वहाँ पर युद्ध करेंगे। नॉर्मल सी बात होता है ये। तो उन्होंने अगला क्या होता है कि भारत पर आक्रमण करने की प्रथम सफलता कौन करता है? दारा प्रथम। दारा प्रथम, जिसका नाम एक और मिलता है डेरियस, जो फारसी भाषा में बोलते हैं डेरियस और उसी का हिंदी रूपांतरण है दारा। तो दारा प्रथम जो था उसने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था। उसका जो आक्रमण हुआ था वो सफल हुआ था भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप पर। ठीक है, और उसने कहां पर अधिकार किया था? इसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भूभागों पर अधिकार किया था। ठीक है, सिंधु नदी के तटवर्ती भूभागों पर अधिकार किया था। ठीक, इसकी विजय के स्रोत वो क्या मिलते हैं? ठीक है, इसकी विजय के स्रोत भी होने चाहिए, क्योंकि बिना स्रोत के तो कोई जानकारी हमको मिलती नहीं है। उस समय पर कब? आज के 2020 चल रहा है ना, 2022-23 चल रहा है, उससे 500 ईसा पूर्व पहले, मतलब आप ये मान के चलिए कि 2500 वर्ष पहले की जानकारी है ये। तो इसके कोई ना कोई हमको स्रोत मिले हुए हैं, उन्हीं स्रोतों के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो दारा प्रथम ने जो युद्ध किया था, जो जीता था, उसके स्रोत हमको मिलते हैं 3 अभिलेख। 3 अभिलेख जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं, फारसी भाषा में लिखे हुए हैं और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं? बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। ये जो 3 स्तूप है ना, इन 3 स्तूपों से हमें यह जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने, डेरियस ने भारत पर सफल आक्रमण किया था और सिंधु के जो क्षेत्र है उसके भूभागों पर उसने अपना अधिकार किया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने भैया फारस का आक्रमण हुआ, ईरान का आक्रमण हुआ, तो उससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि कहीं भी जब युद्ध होते हैं तो या तो पक्ष हारना जीत तो होती रहती है, लेकिन कुछ फायदे भी होते हैं। उससे ये फायदा होता है कि ईरान की संस्कृति और भारत की जो संस्कृति थी ये आपस में मिली। ठीक है, इससे भारत और ईरान के बीच में व्यापार शुरू हो गया।
ठीक है। इसके बाद में व्यापार शुरू हो गया, जब भैया वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे ये होता है, चलिए आप यहाँ से हम खरीद के वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ से खरीद के यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से व्यापार शुरू हो जाता है। खरोष्ठी लिपि का भारत में प्रचार प्रसार होने लगता है। खरोष्ठी लिपि जैसे अपनी हिंदी होती है ना, मतलब दाईं ओर से, सॉरी हाँ, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जो भी है मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा पर दाईं और बाईं है, मतलब जैसे हिंदी लिखी जाती है यहाँ से यहाँ की ओर, तो खरोष्ठी यहाँ से यहाँ की ओर लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ की ओर, हिंदी की जस्ट अपोजिट है वो। तो उसका भारत में प्रचार प्रसार होने लगा, खरोष्ठी लिपि भारत में लिखी जाने लगी। और आगे चल के एक सम्राट अशोक जो आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं और खरोष्ठी लिपि में भी अभिलेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो इनसे ही जानकारी हुई उनको, तो उन्होंने भी ये किए। अगला क्या हुआ कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा भारत में शुरू हो गई। अभिलेख लिखवाने की प्रथा भारत में शुरू हो गई कि जब भी कोई जीतता है, जैसे दारा प्रथम ने भारत पर विजय प्राप्त की, इसने 3 अभिलेख लिखवा दिए, तो सम्राट अशोक ने भी अभिलेख ही अभिलेख लिखवा दिए। उन्होंने शिलालेख, अभिलेख और स्तंभलेख बहुत कुछ उन्होंने लिखवाया। ठीक है, तो यहीं से उनको इस चीज़ की जानकारी होती है। ठीक, अब इस वंश के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक दारा था। दारा ही नाम है क्योंकि उस समय और कोई नाम मिलते नहीं। तो अब ये आपने देखा होगा कि अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, अकबर, ये इस तरह से जो राजा होते हैं। तो अब ये तो जानकारी नहीं है कि वो लोग दारा ही नाम उन्होंने रखा था, जब पूर्वज दारा थे तो उन्होंने भी दारा नाम रखा होगा। तो अब जब लेखनी में जो लोग इतिहास लिखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो जो महान जो सम्राट होता है ना, उसी के नाम का वो लोग 2-3 बार रिपीट वो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दारा तीसरे के बारे में जानकारी मिलती है। हो सकता है दारा तृतीय नाम हो, मैं तो वहाँ था नहीं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो दारा तीसरा था, दारा। ठीक है, कोई यूनानी शासक सिकंदर ने परास्त कर दिया था। ठीक है, इसको जो यूनानी शासक सिकंदर ने परास्त कर दिया था। और हखामनी वंश, ये जो वंश था हखामनी वंश, इसी को पारसिक वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को पारसिक वंश भी बोलते हैं। पारसिक से ही वर्ड घूम के फारसी बना है, फारस बना है। ठीक है, उसी हिसाब से तो इस वंश को उसने खत्म कर दिया था सिकंदर ने। जब इस पर आक्रमण किया तो इस वंश को खत्म कर दिया और पूरे ईरान को, पूरे फारस को अपने कब्जे में ले लिया उसने। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ईरान ने भैया आक्रमण किया है, तो उसकी थोड़ी हम सीमा देख लेते हैं। ये देखिए, जो हरा वाला मैप जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ईरान है, सॉरी ये ईरान है और ये हमारा भारत है। ठीक है, लेकिन आप ये बीच में देखेंगे, सॉरी ये बीच में देखेंगे, जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा नहीं, अब तो ये पाकिस्तान है। पहले हमारा हिंदुस्तान के अंदर ही आता था, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर आपस में वो हो रही, मिल रही है। ठीक है, तो भैया जहाँ बॉर्डर मिलेंगे तो युद्ध तो होंगे ही होंगे। और जो उसने दारा ने आक्रमण किया था वो इसी क्षेत्र पर ही उसने कुछ क्षेत्रों में कब्जा किया था, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो यहीं से क्षेत्र होके हुए इस तरह से कुछ बहती है, तो यहाँ तक उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया ईरान वाला, हखामनी वंश वाला। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो जो इसकी यूनानी भाषा है उसमें इसको अलेक्जेंडर बोला गया है और हिंदी भाषा में इसको सिकंदर बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा कुछ। मकदूनिया का राजा, जो इसका क्षेत्र था ना, यूनान में भी जो इसका क्षेत्र था वो कौन सा था, मकदूनिया। तो मकदूनिया के राजा फिलिप का बेटा सिकंदर ने फारसी ईरानी वंश को 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ख़त्म कर दी। वही जो बात ऊपर बताई है, ये बात सेम वही है। जो सिकंदर ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस वंश को समाप्त ही कर दिया। ठीक है, इसके बाद भारत विजय अभियान के तहत उसको ये जानकारी मिली थी कि भारत में बहुत भैया भारत देश है, बहुत वहाँ पर खजाना ही खजाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसने वो क्या करता है कि वो भारत विजय पर ही अपना वो केंद्र बना के चलता है। यूनान से जब वो चलता है तो भारत विजय सोच के ही निकलता है कि हमें भारत पर विजय प्राप्त करनी है, भारत को हमें जीतना है। ठीक है, तो फिर वो होता क्या है कि भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार कर लेता है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ी मैप देख लेते हैं भैया कहाँ से चलता है, कहाँ कैसा है। ये देखिए, ये सिकंदर का क्षेत्र है। ये शायद बार आपका यूनान है, ये आपका यूनान हो जाता है, यहाँ से वो आता है। ये आपका हो गया ईरान, हो गया जो अभी आपको मैप दिखाया था, ये मतलब वो हो गया ईरान हो गया। फिर हाँ सॉरी, ये ईरान नहीं है, ये ईरान यहाँ पर आएगा, ये ईरान हो गया। तो यहाँ पे वंश खत्म कर देता है। फिर इसके बाद में वो आता है भारत के क्षेत्र में। ठीक है,
तो ये इस तरह से ये होता हुआ कुछ इस तरह रास्ता होता हुआ ये ब्यास नदी तक ही पहुंच पाता है, ब्यास नदी को पार नहीं करता है। क्यों, अभी बताएंगे, देखते आगे देखते जाइए और हम अभी आपको बताते हैं कि ब्यास नदी को पार क्यों नहीं किया था इसने। ठीक है, हाँ हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को इसने वो किया था, पार किया था। ठीक है, अब जब जैसे ही भारत के अंदर आता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है किससे, तक्षशिला के शासक आम्भी से। तक्षशिला में एक राज चल रहा होता है, एक राजा होता है, उसका नाम होता है आम्भी होता है। वो आत्मसमर्पण कर देता है, उसमें सिकंदर का भय इतना ज़्यादा होता है कि भैया सिकंदर है, सिकंदर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान है, तो वो भयभीत हो जाता है और आत्मसमर्पण वो कर देता है और उसको वचन देता है कि हम आपकी सहायता वो करेंगे, आगे भारत विजय में हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, इसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर रखता है कदम। दारा ने सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र पर ही आक्रमण किया था। ठीक है, उसने सिंधु नदी को पार नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर लिया था। ठीक है, भारत की धरती पर कदम रखा था सिंधु नदी को पार करके, ये एक चीज है। इसके बाद क्या होता है, फेमस युद्ध होता है, आप लोगों ने एक सीरियल भी देखा होगा, वो अभी बताते हैं। उसका प्रसिद्ध युद्ध होता है झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ, पौरव राजा पोरस के साथ में इसका झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है, जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं और जिसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वैदिक काल वाला जो हमने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी उसको देख लीजिए। उसमें झेलम नदी को वैदिक कालीन जो शब्द था ना, जो संस्कृत वर्ड था, उस समय किस नदी को क्या बोलते थे, ये पूरी एक लिस्ट थी वहां पर। तो झेलम नदी को यही बोलते थे, जो ये वितस्ता ही बोलते थे। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध, अगर आपको तीनों वर्ड अगर मिल रहे हैं तो उसका मतलब एक ही है, सिकंदर और पोरस का युद्ध। ठीक है, जो कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में ही हुआ था, क्योंकि जैसे वो सिंधु नदी को पार करता है इसके बाद में इनका ये होता युद्ध होता है, जिसमें पौरव राजा पोरस हार जाते हैं, जैसा कि सब लोगों को पता है। और कई कई किताबों में बहुत कुछ लिखा है कि पोरस आत्महत्या कर लेते हैं या फिर सिकंदर उनको जीवन दान दे देते हैं। तो अलग अलग किताबों में हमें उससे नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, बस। ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच में। फिर क्या होता है, सिकंदर 2 नगरों की स्थापना करते हैं उसी क्षेत्र पर, जब वो मतलब सिंधु नदी के किनारे ही 2 नगरों की स्थापना करते हैं, निकैया और बुकाफेला। निकाया और बुकाफेला, निकाया का मतलब है विजयनगर और बुकाफेला उसके घोड़े का नाम था। सिकंदर का जो मतलब सबसे प्यारा और पसंदीदा जो घोड़ा था उसका नाम बुकाफेला था, उसी के नाम पर ये अपने घोड़े का अपने घोड़े के नाम पर ही उस नगर का नाम रख देता है, बुकाफेला नाम रख देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पार करने से इनकार वो कर दिया था, जो सेना थी ना उसकी। अब ये देखिए कहाँ, यूनान से आया था वो, यूनान मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच का क्षेत्र। ठीक है, वहाँ से एशिया में एंट्री करते करते ईरान, इराक और सीरिया वगैरह जितना भी क्षेत्र था सब जीतते जीतते सिंधु नदी को पार किया, हिंदू को पर्वत को पार किया। जब ये कोई पहाड़ चढ़ेगा फिर बाद में नीचे उतरेगा, फिर जो सिंधु नदी है उसमें फिर पार करेगा, तो सेना भी थक चुकी थी। काफ़ी समय से वो लोग युद्ध ही युद्ध कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो रही थी। और कहा जाता है कि उनके बीच में महामारी भी फैल गई थी, जिस कारण से सेना उनकी आधी होने लगी। जब महामारी हो गई तो आपने कोरोना महामारी देखी है। ठीक है, तो कैसा हाल था, तो उस समय तो कोई दवाई भी नहीं होती थी, वो उस समय तो भैया वैक्सीन भी नहीं बनी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये सब बोलते हैं, कई किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो ब्यास नदी पार करने से उसकी सेना मना कर देती है, जिस कारण सिकंदर फिर बोलता है कि चलो ठीक है, आपको अगर युद्ध नहीं करना है तो मैं अकेले मैं नहीं जाऊंगा। वो हो जाता है वापस अपनी सेना के साथ में। फिर 323 ईसा पूर्व में, बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय काल है 323 ईसा पूर्व, अभी आपको बताएंगे क्यों है। 33 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये वर्ष जो 323 ईसा पूर्व है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व में ही राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का और सिकंदर का आमना सामना नहीं हो पाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का और सिकंदर का आमना सामना नहीं हो पाता है। ये लोग
मतलब जब वो ख़त्म हो जाता है तब इसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो राजा बनते हैं। हाँ, जो सिकंदर का सेनापति होता है ना, उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, और उस युद्ध में बहुत ही एक अजीब व गरीब बात होती है जो कि आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और पढ़ते रहिए। और सर्दी बहुत है तो अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।